हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है सिक्योर मैथ्स विद मनोज चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको 3 प्रमेय का ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रमेय है 6.1, जिसके अंदर हम समरूप आकृतियों का परिचय जानेंगे। समरूप आकृतियों का परिचय, समरूप आकृति का परिचय जानेंगे। प्रमेय नंबर 6.2, इसके अंदर हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम का अध्ययन करेंगे। प्रमेय नंबर 6.3, इसके अंदर हम समरूपता प्रमेय के कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर ए नियम, जिसे हम कौन नियम के नाम से जानते हैं। कौन। दूसरा आपके पास एस नियम, जिसे हम भुजा नियम से जानते हैं। और तीसरा आपके पास है एस नियम, जिसे आप भुजा नियम से जानते हैं। छठे चैप्टर में ये आपको मुख्य रूप से 3 प्रमेय हैं, उन पे ध्यान रखना है। पहली है समरूप आकृतियों का परिचय, ये नॉर्मल इसमें परिचय रहेगा, समरूप आकृतियां। दूसरे में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यहाँ से एक सवाल हर बार बनता है। और तीसरा आपके पास समरूपता प्रमेय, यहाँ से भी एक सवाल हर बार बनता है। तो इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए। इसके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या है? पहला है आपके पास समरूप आकृतियां। ये एक नॉर्मल सी बात है। समरूप आकृतियां कक्षा 9th में हमने पढ़ा है। सर्वांशम आकृतियां, सर्वांशम में आपके पास जैसे 2 हमने चतुर्भुज लिए हैं और दोनों में आपके पास इनका शेप और साइज, शेप यानी आकार और आमाप, ये दोनों बराबर हो तो हम इसे सर्वांशम बोलते थे। सर्वांशम। समरूप में आपके पास शेप और साइज में थोड़ा सा अंतर है। शेप तो आपके पास सेम रहेगा, आकार आपके पास समान रहेगा, परंतु साइज जिसे हम बोल रहे हैं आमाप, ये समान होना जरूरी नहीं है। समान यानी बराबर होना जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जैसे चतुर्भुज एक छोटा है तो इसे जूम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों है समरूप है, परंतु सर्वांशम नहीं है। सर्वांशम में आकार और आमाप दोनों बराबर होते हैं। समरूप में आकृति तो आपके पास सेम रहेगी, लेकिन इनका साइज सेम नहीं रहेगा। इस प्रकार आप एक त्रिभुज भी ले सकते हैं, छोटा और इसका जूम करने पे बड़ा साइज। तो हम देखेंगे यहाँ पे आकार तो इनका सेम है, परंतु इनका जो साइज है, जो आमाप है, वो बराबर नहीं है। तो आपके पास ये दोनों क्या है? समरूप है। इस प्रकार आपको 6.1 में देखना होगा। अगर आपके पास कोई आकृतियां समरूप हो
तो ये आपको ध्यान रखना है। समरूप होने पर जैसे आपने लिया कि दो त्रिभुज है वो समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, एक का नाम आपने दिया ABC और दूसरे का नाम आपने दिया PQR। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी भुजा जो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे ये भुजा है आपके पास तीनों बराबर है तो मैं सर्वांग बोलूंगा। अगर ये तीनों भुजा इस प्रकार है, जैसे 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 5 है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो मैं सीधा सीधा मानूंगा कि AB और PQ का अनुपात 2:4 और दूसरा आपके पास आ रहा है AC और PR का अनुपात 3:6 और तीसरा BC और QR का अनुपात है 5:10। सबको आप सरल करके देखें तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, 1/2, 1/2, 1/2। यानी इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर मिलेगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोण का मान बराबर होता है कि कोण A बराबर होगा कोण B के, कोण B बराबर होगा कोण Q के और कोण C बराबर होगा कोण R के। यहाँ से आपके पास क्या निकल गया? जब भी कोई आकृति समरूप हो तो आपके पास एक ही ध्यान रखना है कि समरूप आकृतियों में कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती यानी अनुपात में बराबर होती है। ये आपके पास ये कहता है समरूप आकृतियां हो तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये है आपके पास समरूप। इसके आगे दूसरा देखेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट है थेल्स प्रमेय, जो आपके पास बुक में प्रमेय 6.1 के रूप में दी गई है। और थेल्स प्रमेय क्या है ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अब समझेंगे। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय जिसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। और ये है क्या थेल्स प्रमेय? 6.1 में जिसमें आपको बोला गया है किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार दोनों भुजाओं का अनुपात
भुजाओं का अनुपात बराबर प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। ये आपको प्रमेय बोल रही है 6.1, जिसमें बोला है त्रिभुज की किसी भी, जैसे मैं आकृति के द्वारा आपको समझाता हूँ, त्रिभुज, और मैंने इसको कोई नाम दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मैंने एक भुजा आपको बी सी चुनी है, उसके समांतर कोई रेखा खींच दी है, जिसका नाम मैंने बोला है पी क्यू। इसे बोल दिया पी, इसे बोल दिया क्यू। समांतर कोई रेखा खींची जाए पी क्यू, तो ये त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, एक बिंदु पी और एक क्यू पे प्रतिच्छेद करे। तो इस प्रकार जो आपके पास भिन्न भिन्न रेखाएं हैं जिन पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, उनका ये अनुपात है जो आपको मिलेगा ए पी और बी क्यू, ए क्यू और क्यू सी। ये समान अनुपात में यानी बराबर अनुपात में प्राप्त होगा, ये प्रमेय बोल रही है, और आपको इसको प्रूव करके बताना है। ये है आपके थेल्स प्रमेय। तो हम थेल्स प्रमेय को अब सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं, किस प्रकार ये आपके पास साबित होके आती है। सबसे पहले आपको दिया गया है, इसके अंदर दिया है क्या दिया है कि पी क्यू और बी सी समांतर है, कि पी क्यू समांतर है बी सी, पी क्यू और बी सी समांतर है। फिर आपको यहाँ से जो प्रूव करके लाना है, जो सिद्ध करके लाना है, वो क्या बोला गया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको भुजाओं का अनुपात। एक भुजा आपको मिल रही है एपी और दूसरी है पीबी अनुपात में, और आपको मिल रही है ए क्यू अनुपात क्यू सी। ये अनुपात आपको बराबर लेके आना है, एपी पीबी ए क्यू क्यू सी, ये अनुपात आपको बराबर लेके आना है। और आपको दिया गया है कि पी क्यू और बी सी समानांतर है। ये आपको लाने के लिए थोड़ी सी इसमें रचना करनी पड़ेगी, रचना। और रचना में आपको ये पता है कि त्रिभुज ए पी क्यू है, और इसका एरिया हम निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल होता है एक तो आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार आपने एपी लिया है तो ऊंचाई सम्मुख शीर्ष से 90 डिग्री कोण बनाती जाती है, जो कि आपके पास इस प्रकार ये लाइन मिलेगी 90 डिग्री पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, और ये रहेगा आधार, जिसे आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं। हमने इसे एम नाम ले लिया है। और यदि आधार आपने ए क्यू लिया है तो इसकी ऊंचाई इसके सम्मुख शीर्ष यहाँ से निकल के आएगी, तो ये आपके पास, जैसे आपने बोल दिया इसको पी एन, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ये आपके पास एक ही त्रिभुज है ए पी क्यू, जिसमें आधार यदि आपने ए पी लिया है तो ऊंचाई क्यू एम रहेगी, आधार आपने ए क्यू लिया है तो ऊंचाई पी एन रहेगी। इसी प्रकार एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई त्रिभुज न्यून कोण हो, तो आपको, जैसे ये आपने ए पी क्यू लिखा, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो आपको जब भी कोई शीर्ष ले, वह शीर्ष से आपने ऊंचाई खींची है, तो वो ऊंचाई हमेशा त्रिभुज के अंदर प्राप्त होगी। ये ऊंचाई त्रिभुज के अंदर आ रही है। अगर यही त्रिभुज आपने अधिक कोण लिया होता, अधिक कोण मतलब इस टाइप का, जिसका ये कोण कैसा हो, अधिक 90 से ज्यादा, तो आपको ऊंचाई इसकी 90 डिग्री बनाओगे तो इसके बाहर मिलेगी, तो इसका 90 डिग्री इसके बाहर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि त्रिभुज आपने ये लिया है ए पी क्यू, और अब इसकी 90 डिग्री ऊंचाई लेते हो, तो ये एम है वो आपको त्रिभुज से बाहर मिलेगा, और यदि आपके न्यून कोण है तो त्रिभुज के अंदर मिलेगा। ये चीज आप इस पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि आपने ये त्रिभुज लिया है ए पी क्यू, तब ऊंचाई पी एम, और इधर से आपके पास जब शीर्ष पी हो तो ऊंचाई पी एन। और यदि आपने इनको रचना में पी को सी से मिलाया, पी को सी से मिलाया और क्यू को बी से मिलाया, तब आपके पास जो त्रिभुज बनता है पी क्यू बी, और इसके जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जब इसका आधार ये है
तो इसकी ऊंचाई इस त्रिभुज के अधिकोण ये है तो अधिकोण के बाहर मतलब QM मिलेगी। और यदि ये त्रिभुज आपने लिया है PCQ तब आपकी उस ऊंचाई मिलेगी ये जो आपको दिखाई दे रही है PN, ये मिलेगी। ये रचना में आपको लिख देना है। रचना में क्या लिखेंगे, एक तो AP है उस पर 90 डिग्री QM तथा दूसरा है AQ उस पर 90 डिग्री PN। साथ ही आपने क्या मिलाया है, B को Q से और T को C से। और रचना में ही आपने आगे किया है P को C से मिलाया तथा B को Q से मिलाया। ये आपने रचना की। ये रचना के बाद हम उत्पत्ति पर चलेंगे यानी इसके सॉल्यूशन पे। अब इसका हल हम आगे लेके चलते हैं इस प्रश्न को। और हमें जो लेके आना है उस चीज को ध्यान में रखना है। हमें क्या लेके आना है, हमें जो लेके आना है AP, ये ऊपर लिख लेते हैं जो हमें लेके आना है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये हमें लेके आना है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो बाकी मैं हटा रहा हूँ, आकृति आपके पास बनी हुई है। अब आपने जो आगे जितनी रचना की उसके आगे चलेंगे तो आप देखेंगे उत्पत्ति के अंदर हमें यहां से त्रिभुज मिलेगा APQ जिसका एरिया हमने देखा है। त्रिभुज APQ इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको मिलेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आपके पास होता है ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके अनुसार आपके पास 1/2 गुणा आधार क्या मिलेगा AP और गुणा ऊंचाई क्या मिलेगी Q1। इससे आप समीकरण नंबर 1 बोल रहे हैं। इसी प्रकार जब त्रिभुज आपने लिया APQ तब ये आधार ये ऊंचाई है। जब AQP इधर से ले तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आपने दोबारा इस पे ध्यान दिया तो ये बनेगा आधार और ये ऊंचाई। पहले आपने त्रिभुज APQ लिया है तब ये आधार है ऊंचाई है। जब आप AQP लोगे तो ये आधार और ये ऊंचाई हो जाएगी। हम ले रहे हैं अभी AP लिया है क्योंकि AP मुझे चाहिए। साथ में कौन है PB, और ये PB कौन सा है, नीचे जो त्रिभुज दे रखा है PBQ, तो ये ले लेंगे। ये समीकरण एक हो गई। सेकेंड PBQ त्रिभुज में त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम ही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी के अनुसार 1/2 आधार क्या रहेगा BP और ऊंचाई क्या रहेगी। हमने पहले बात लिया कि अधिकोण त्रिभुज है तो ऊंचाई बाहर मिलेगी जो कि कौन सी है QM। ऊंचाई वही आपको मिलेगी QM। समीकरण नंबर 2 आप देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में APQ का एरिया और PBQ का एरिया, इनकी हम बात करें अनुपात की एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ और एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिल रहा है। इसका क्षेत्रफल है 1/2 AP गुणा QM और दूसरे का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा BP गुणा QM। आप यहाँ से देखेंगे 1/2 और QM ये कट जाने पर शेष क्या रहेगा, शेष आपके पास रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज APQ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर AP अनुपात BP। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। यानी आपके पास इन दोनों त्रिभुजों से क्या निकल गया है AP और BP
एरिया ऑफ त्रिभुज एपीक्यू का एपी है और बीपीक्यू का एरिया है बीपी है। इसी प्रकार सेम टू सेम उधर आपको लेके चलना है। पहले त्रिभुज ए क्यू पी, फिर त्रिभुज पी क्यू सी, तब आपको क्या मिलेगा ए क्यू अनुपात क्यू सी। ये आपको मिलेगा समीकरण नंबर 4। मैं इसको सीधा भी लिख सकता हूँ और आप बोलो तो मैं इसको वापस बारी बारी से लेके इसको पूरा कर सकता हूँ। तो वैसे पूरा करें तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है इस बार एरिया ऑफ, क्योंकि क्या लोगे आप एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी, तब आपको क्या मिलेगा 1/2 आधार क्या मिलेगा ए क्यू और ऊंचाई क्या मिलेगी पीएन, समीकरण नंबर 4। और इस वाले त्रिभुज को लिया जाए एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी, पी क्यू सी बोलो चाहे पी सी क्यू बोलो, आप किधर से बोल सकते हो इसको, ऐसे भी बोल सकते हो पी सी क्यू, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसका एरिया मिलेगा 1/2 आधार, आधार वही आपके पास क्यू सी या सी क्यू, और ऊंचाई आपको मिलेगी वही अधिकोण त्रिभुज है तो बाहर मिलेगी कौन सी है पी एन, ये मिलेगी पी एन, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 का अनुपात देखिए तो वही इस प्रकार आपको नजर आएगा। समीकरण 4 व समीकरण 5 से ये जो आपको मिला है वो मिला है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आप इनका अनुपात करते हो तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू, इसका मिलेगा आपको एरिया 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एन, और इसका मिलेगा 1/2 इंटू सी क्यू इंटू पी एन। यहाँ से वही देखेंगे पी एन और 1/2 कटेगा तो ए क्यू अपॉन सी क्यू, जो पहले ही आपको बोला था कि ए क्यू अपॉन सी क्यू प्राप्त होने वाला है, समीकरण नंबर 6 बोलती है इसमें। ये आपको मिला, यहाँ से निष्कर्ष निकल के आया है, आपके पास क्या निकल के आया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी क्यू बराबर ए क्यू अपॉन सी क्यू, जिसे हमने बोला समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और समीकरण 6 ये आपका समीकरण 3 और समीकरण 6। समीकरण 3 में आपके पास एपी और बीपी आया है और समीकरण आपके 6 में ए क्यू और सी क्यू आया है। ये दोनों तरफ के पार्ट्स आ चुके हैं जो आपके यहाँ पर सिद्ध करने में है। समीकरण एक तो 3 में है, एक समीकरण 6 में है, ये दोनों पार्ट्स सिद्ध करने वाले जो बराबर होने वाले आपके पास आ चुके हैं। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आगे चलेंगे इसके अंदर, मैं यहाँ से साफ करने वाला हूँ, इसको अच्छे देख लें, वापस एक बार पुनः देख लें, फिर इसको मैं साफ करने वाला हूँ। उत्पत्ति में सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है ए पी क्यू, इसका क्षेत्रफल मिलेगा जब आधार ए क्यू है तो ऊंचाई क्यू मिलेगी, समीकरण 1। जब ए क्यू पी लेंगे तो आधार जब ए क्यू है तो ऊंचाई पी एन मिलेगी, ये समीकरण। इन दोनों की आपको जब तुलना करनी है, अनुपात करना है, तो आपको हाफ करता मिलेगा, क्यू करता मिलेगा, ए पी और बी पी मिलेगा, समीकरण 3 बोल लेंगे। इसी प्रकार आपको इधर से जो त्रिभुज है उनसे ए क्यू और क्यू सी मिलेगा, जो मैंने समीकरण 4 और 5 के अनुपात से निकाल दिया ए क्यू पी सी, जिसे मैंने समीकरण नंबर 6 बोला है। ये समझ में आ गया होगा। इसको लेके मैं थोड़ा आगे चलूंगा, ध्यान रखना इन समीकरणों को, थोड़ा सा मैं आगे चल लेता हूँ। आपके पास क्या क्या आया है वो सब आपको ध्यान रखना है। अब एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है, ये नियम आपको शायद किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले आपने इसको पढ़ रखा है, अगर नहीं याद है तो अब याद करें। हम जानते हैं अगर दो समांतर रेखा है तो उसके अंदर बनने वाले त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं बराबर। यानी आपके पास यहाँ पर शुरुआत में बोला गया है कि PQ और BC समांतर, स्टार्टिंग में दे रखा आपको, क्योंकि आपके पास देगा PQ और BC समांतर है तो इनके अंतर्गत एक ही आधार PQ पर बनने वाले दो त्रिभुज है PQB और PQC,
ये क्षेत्रफल में बराबर होगा। चूंकि आपको दे रखा है पी क्यू समांतर है BC, तो हम क्या लिखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जब दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि आधार एक ही हो, यदि दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही हो, आधार एक ही हो। ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ये है ध्यान रखने वाली बात। इस आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखने योग्य है, तो इस आधार पे क्या निकल गया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इस आधार पे कह सकता हूँ कि त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज PQB या PBQ, कैसे बोल लो आप, एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ। ये रहेगा PCQ, ये रहेगी समीकरण नंबर आपके पास 7। अब आप देखिए इसमें कि ये वाला त्रिभुज है जो आप ये लिख रहे हो PQB और PQC, ये दोनों, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये कौन से समीकरण में दिख रहा है आपको, वो देख लो। आपको दिख रहा होगा PBQ, ये रहा PBQ समीकरण नंबर 3, और ये आपके पास PCQ के बराबर है, तो मैं PCQ कहाँ रख दूं, PBQ के, यानी समीकरण 7 और समीकरण 3 की तुलना करने पर मुझे साफ साफ दिखेगा कि मैं यहाँ रखूं जब इसको PBQ के स्थान पे PCQ, यानी PBQ के स्थान पे PCQ रखूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि इसका अनुपात जो AP है इसका BP है, वो आपके पास कैसा हो जाएगा, बराबर। देखो मैं आपके पास रख रहा हूँ समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 व समीकरण 7 से क्या निकल गया, यहाँ से निकल के आ रहा है एरिया जो आपके पास है APQ, जिसका क्षेत्रफल AP है, और आपके पास एरिया है PBQ, ये किसके बराबर, PCQ के, तो PBQ की जगह पे क्या रख दूं, PCQ, यहाँ पर क्या रख दूं, PCQ। ये मैंने समीकरण नंबर 3 सीधा हटा दिया, और मुझे क्या पता चला, APQ का क्षेत्रफल तो AP है, APQ का क्षेत्रफल तो AP है, और PCQ का क्षेत्रफल, PCQ का क्षेत्रफल ये वाला आपके पास क्या है, BP है, इधर वाला है, ये आपके पास क्षेत्रफल आ रहा है, इसका क्षेत्रफल तो आपके इधर वाला आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब इसकी तुलना और देखो आपके पास ये मिलेगी, जो आपने समीकरण कितनी बोली है 8, ये भी देख लो आपके पास, यहीं से आपको समीकरण मिलेगी। यहाँ आप देखो APQ, ये रहा APQ बोलो या AQP बोलो, APQ बोलो, ये वाला आपके पास एरिया, और ये PCQ, यानी ये वाला भी इसके बराबर, तो इसको उठा के सीधा के सीधा ही जो है हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे समीकरण 6 और 8। समझ में आ रहा होगा, समीकरण 6 और 8 मैं इसको हटा देता हूँ, और आप अब देखो समीकरण 6 और 8 की तुलना। मैं यहाँ से समीकरण 6 व समीकरण 8 की तुलना करना या प्रतिस्थापन करना, तब आपको क्या मिलेगा कि इसका मान जो APBP है वो उठा के मैं यहाँ रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 8 से AP अनुपात BP बराबर AQ अनुपात CQ, ये मुझे मिलेगा। और आप इसको गौर से देखें तो आपको प्रूव क्या करना था, AP अनुपात BP, BP बोलो या PB बोलो, और AQ अनुपात QC या CQ, एक ही बात है।
यानी जो आपके पास लाना था वो रिजल्ट आ चुका है। तो ये इसका